हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू वर्मा संत कृपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मैंने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ इसके बारे में बताया था कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थों के गुणधर्मों के बारे में कि पदार्थ के गुणधर्म क्या होते हैं। पदार्थ एक ऐसी कंडीशन होती है, मैं एक बार फिर पीछे से रिपीट कर रहा हूं, पदार्थ एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसी स्थिति होती है जो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के द्वारा निर्मित होते हैं, जिनको हम परमाणु, अणु, इनसे मिलकर के किसी भी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु हम देखते हैं वो एज ए द्रव्य हैं, एज ए द्रव्य, एज ए पदार्थ। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य शब्द जो होता है इसका मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब क्या है? द्रव्य का मतलब होता है कि जिनमें द्रव्यमान होता है, जिन वस्तुओं में द्रव्यमान होता है वो क्या हो गई डियर स्टूडेंट्स? पदार्थ हो गई। तो ये द्रव्य अर्थात पदार्थ। पदार्थ के बारे में कि पदार्थ प्राकृतिक काल से, प्राचीन काल से यदि हम बात करें तो अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, चित्तजल, पावक, गगन, समीरा, तो ये जो पंच तत्व हैं, इन 5 तत्वों के माध्यम से पदार्थ का निर्माण हुआ है ऐसा माना जाता है। दूसरा है पदार्थ की अवस्था। अवस्थाओं में हमने तीनों अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। आज हम इनके अलावा इन 3 अवस्थाओं को हम लोगों ने अध्ययन किया अब तक, लेकिन इनके अलावा आज हम 2 अवस्थाएं और जानेंगे, उनमें दोनों अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनके बाद में इनके आविलाक्षणिक गुणधर्म। गुणधर्मों में मैंने बताया था कि पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ के जो गुणधर्म हैं, इन पदार्थ के गुणधर्मों में मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, इनके लिए उत्तरदायी कारक बताए थे मैंने, ताप और दाब। इनके माध्यम से पदार्थों के कणों में परिवर्तन आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनके बाद में मैंने एक चीज और, ये तीनों का जो है इनका अंतर बताया तीनों में कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। इनमें तीनों में कि ठोस जिनके कण अत्यधिक पास पास होते हैं वो ठोस कहलाते हैं, अपेक्षाकृत ठोस के जिनके कण थोड़े दूर दूर होते हैं वो द्रव कहलाते हैं, और गैसीय अवस्था में कणों की दूरी अत्यधिक दूर दूर होती है। ठोस जो होते हैं इनके अंतर में भी मैंने कल बताया था कि इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, और गैस के आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। इनके अलावा दाब का भी इन पर प्रभाव देखा जा सकता है। ठोस पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है, शून्य होता है एक तरीके का, ठोस पर दाब का प्रभाव नहीं होता, लेकिन द्रव पर दाबों का प्रभाव किया जा सकता है। और इसका प्रयोग करने के लिए द्रव पर दाब के प्रभाव को हम देख सकते हैं कि माना एक टंकी में जल भरा हुआ है और इस टंकी को ऊंचाई पर रख दिया जाए तो जल का जो प्रेशर होगा वो अत्यधिक दाब के कारण क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर एक जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि माना एक ये बोतल है, इस तरीके की एक बोतल बनी हुई है, इस बोतल में अगर 1, 2 और 3 छिद्र किए हुए हैं और जल से इसको भर दिया यहां तक, तो इसमें दाब की कंडीशन जब हम देखेंगे जल की, तो ये जो नीचे वाला भाग है यहां पर, क्योंकि जल का दाब सर्वाधिक कहां है? नीचे, और कम कहां है? ऊपर। तो जल का जो दाब होगा वो जल की यहां से अगर इसकी धार देखी जाएगी तो यहां आ जाएगी, दूसरे बिंदु से धार यहां पहुंच जाएगी और तीसरे की यहां। ऐसा क्यों डियर स्टूडेंट? ऐसा दाब के कारण ही होता है, क्योंकि जिस वस्तु पर जिस अवस्था में दाब अधिक लगाया गया तो दाब लगाने के उपरांत उसमें प्रेशर अधिक हो गया और जल कहां पहुंच गया? अत्यधिक दूरी पर। यह हम दैनिक जीवन में हम देखते हैं इन चीजों को। इनके बाद में यहां से
ताप की जो कंडीशंस आती है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपने आप में ताप को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिसका हम लोगों को पता नहीं लगता। उस कंडीशन को हम गुप्त ऊष्मा का रूपांतरण भी कह सकते हैं, गुप्त ऊष्मा कह सकते हैं। गुप्त ऊष्मा जैसे उदाहरण के तौर पर एक बर्फ का टुकड़ा है, धीरे 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 वो जल में प्रवाहित हो गया। अब वो जल में प्रवाहित हो रहा है तो जल जब बन रहा है तो उसमें ऊष्मा क्या कर रहा है, वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और ऊष्मा ग्रहण करने के बाद में ऊष्मा को, और वो किस में बदल गया, तरल में। पदार्थ ताप पा करके क्या कर रहा है, उसके कणों में क्या आई है, एक गतिशीलता आई है। यहाँ पे गतिशीलता देखने को मिलती है। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि तापमान, और तापमान का जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में, जो मापन पद्धति के अंतर्गत जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। केल्विन केल्विन मापन किया जाता है। जैसा मैंने कल बताया था कि दाब को हम एटमॉस्फेयर पे मापते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में वो क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। ऐसे ही ठीक यहाँ पे हम केल्विन का मापन करते हैं, और केल्विन मापन में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन। ये वायुमंडल के अंतर्गत तापमान, ये फिक्स तापमान होता है, लेकिन पूर्णांक मान के दृष्टिकोण से 0 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या मान लेते हैं, 273 केल्विन टेम्परेचर मान लिया जाता है। 273 केल्विन टेम्परेचर इसको मान लिया जाता है। अब यहां पर बात आती है संगलन की गुप्त ऊष्मा की, कि किसी भी पदार्थ के अंतर्गत वायुमंडलीय दाब पर यदि कोई 1 किलोग्राम ठोस है, यानी कि ये बर्फ का टुकड़ा है, और ये बर्फ का टुकड़ा माना 1 किलोग्राम का है, इसका भार कितना है, 1 केजी। ये बर्फ का टुकड़ा मान लिया क्या है, 1 केजी। अब इसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए, अब ये क्या है, ठोस है, और ठोस से कहां बदल रहा है, ये द्रव में बदल रहा है। ठोस से कहां बदल गए हैं, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की, तो यहां से ठोस से द्रव में जितनी ऊष्मा पे बदला है वो इसकी क्या कहलाती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा, संगलन क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, डियर स्टूडेंट, मैंने कल बताया था, संगलन या गलन किसी भी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संगलन या गलन कहलाती है। तो संगलन में जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की क्या कहा है, गुप्त ऊष्मा कहा है। ठीक उसी तरीके से वायुमंडल के अंतर्गत वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की अगर हम परिभाषा की बात करें, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में क्या होगा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक इसी के अनुसार ये परिभाषा है। दूसरी, वहां पे हमने जो पढ़ा है अभी कि ठोस किस में परिवर्तन हो रहा था, द्रव में, यानी कि ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी, यानी कि कोई पदार्थ वाष्प में बदल रहा है, और वाष्प में कब बदल रहा है, जब उदाहरण के तौर पर माना 1 लीटर जल है, इसमें इस पात्र में क्या है, 1 लीटर जल। इस 1 लीटर जल को किसी भी पात्र के अंतर्गत लेकर के हम लोगों ने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और गर्म करने के उपरांत इससे ये क्या निकल रही है, वाष्प। तो ये क्या है, द्रव, और ये क्या हो गया, गैस या वाष्प। अब उदाहरण जो है वो यूं कहते हुए हम देख सकते हैं
कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय टेम्परेचर, वायुमंडल का जो दाब है उस दाब पर कोई अलग से कोई ऐसा प्रेशर नहीं लगाया गया। वायुमंडल के अंतर्गत 1 लीटर जल लिया हुआ है, उस जल को लेकर के उसको गर्म किया, तो गर्म करने में जब वाष्प में परिवर्तन हुआ, यानी कि द्रव से वो पदार्थ किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है, तो द्रव से वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, तो जितनी गुप्त ऊष्मा उसमें काम में ली गई, जितनी उसमें ऊर्जा उसमें काम में ली गई, वो उसकी क्या हो गई, गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अर्थात हम परिभाषा लिख सकते हैं, दोनों परिभाषाएं हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में वायुमंडलीय दाब 1 किलोग्राम द्रव को उसके वाष्प में बदलने पर, यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसमें वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यहां से आगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आता है केल्विन टेम्परेचर का सेल्सियस में परिवर्तन और सेल्सियस टेम्परेचर का केल्विन में परिवर्तन। डियर स्टूडेंट, इसके लिए सीधा सा याद रखने के लिए जो है फॉर्मूला है वो सीधा ये है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ये पूर्णांक मान लेते हैं हम, ये ध्यान रखना है। प्रश्न कर दिया, यहाँ पे प्रश्न किया जाता है कि माना 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10 डिग्री है, केल्विन में बदलना है, तो K बराबर 10 प्लस 273 कर देंगे। K बराबर 10 प्लस 273 बराबर 283 केल्विन, इतना मान आ गया। तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि किसी भी पदार्थ का 0 डिग्री सेल्सियस मान जो होता है, उसका मान 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है केल्विन में, 273 केल्विन टेम्परेचर होता है। मैंने अभी बताया था 0 डिग्री सेल्सियस बराबर फिक्स मान जो होता है वो कितना होता है, 273.16 केल्विन, लेकिन पूर्णांक मान के दृष्टिकोण से इसको परिवर्तित करके कितना रख लिया है, 273 केल्विन रखा है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि हमको केल्विन का सेल्सियस में बदलना है या सेल्सियस का केल्विन में परिवर्तन करना है, तो इनमें हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि ये फिक्स रखना है मान हमको 273। अब यहाँ पे प्रश्न किया कि सेल्सियस को हमने किस में बदला, केल्विन में। 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो क्या है, 283। और अगर प्रश्न कर दिया जाए कि 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, तो क्या किया जाएगा, तो सीधा सा है 273 से माइनस कर देंगे 373 केल्विन को सेल्सियस में यदि बदला जा रहा है, तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा। अब यहां पर हमने 273 जोड़ा है, यहां पर हम 373 माइनस क्या कर देंगे, 273 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको डिग्री सेल्सियस का सेल्सियस केल्विन में परिवर्तन आ गया होगा और केल्विन का सेल्सियस में परिवर्तन का मान आ गया होगा। इस स्थिति में यहां के बाद में अब आती है कंडीशंस कि पदार्थ के अंतर्गत एक वाष्पीकरण, जो हम लोगों ने, मैं कल बता रहा था कि वाष्पीकरण की कंडीशंस क्या होती हैं, और उस उदाहरण के दौरान मैंने बताया था आप लोगों को कि वाष्पीकरण एक ऐसा पहलू होता है जिसके माध्यम से वायुमंडल में वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना किसी भी द्रव पदार्थ का, तो वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्प के रूप में यानी द्रव से गैस में या वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, अब उससे संबंधित जैसे हम गर्मियों के अंतर्गत सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं, तो क्यों किया जाता है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं इससे संबंधित। क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं ये पसीना जब आता है तो पसीने को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के उपरांत इनका क्या होता है, फिर उस जल का क्या होता है, वायुमंडल में वाष्पीकरण होता है। तो शरीर के लिए ये नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि हम लें कि एक मटका लिया हुआ है और घड़े को लेकर के उसमें जल भर दिया, तो जल भरने के उपरांत हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद वो जल जो भरा हुआ है घड़े में वो धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो जल होता है उसमें हल्का सा रिसाव लेता है, जो हवा के संपर्क में आने पर वो वाष्पीकृत होता है और ठंडा हो जाता है। और उदाहरण में यदि हम देखें पेट्रोल, थिनर, एसीटोन, और आजकल जो उपयोग में कोरोना जैसी महामारी में लिए जाने वाला सैनिटाइजर्स,
इनका यदि हम देखें तो ये हाथ के ऊपर या त्वचा के ऊपर जब भी हम लोग डालने का प्रयास करेंगे तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स ये सैनिटाइजर्स का प्रयोग है पेट्रोल का, तो सीधा डालने पे ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि ये जैसे ही डाला जाता है ये वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होने के बाद में ये हमारी त्वचा को क्या प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि प्लाज्मा और बीईसी, ये दो और रह जाते हैं। तो अब तक जो हम लोगों ने इसमें देखा कि पदार्थ की जो अवस्थाएं थी, ये तीन अवस्थाएं पढ़ी हमने, ठोस, द्रव और गैस। जहां तक वैज्ञानिकों का मानना है इन तीनों अवस्थाओं के अलावा चौथी अवस्था और मान ली गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, प्लाज्मा, और पांचवी अवस्था है बीईसी। प्लाज्मा और बीईसी, ये प्लाज्मा जो होता है ये एक अवस्था मान ली गई है, ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो काम में लेते हैं, CFL की तरह ही होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब, इनमें प्लाज्मा का रूपांतरण होता है, तरल रूप होता है एक तरीके से। उसके अलावा रात्रि के समय तारे जो होते हैं, ग्रह नक्षत्र, ग्रह जो होते हैं, नक्षत्र अर्थात सीधा सा केतु में नक्षत्र वगैरह होते हैं, इन सब में प्लाज्मा का ही रूपांतरण होता है, जिसके कारण ये रात्रि में चमकते हैं। अगला है इसमें बीईसी, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में डियर स्टूडेंट, तो इसकी पूरी फॉर्म है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये इसकी पांचवी अवस्था। तो अब तक डियर स्टूडेंट हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हमने जो अवस्थाएं पढ़ी हैं, इन अवस्थाओं को यदि देखें तो हमने तीन अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है। इन तीनों अवस्थाओं में ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। लेकिन वैज्ञानिकों का जहां तक मानना है तो ये दो अवस्थाएं और मानी जाती हैं जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं। उसमें पहली अवस्था प्लाज्मा, जिसके बारे में बताया कि इसका उपयोग हम फ्लोरोसेंट ट्यूब वगैरह या तारे नक्षत्रों के अंतर्गत किया जाता है, जिसके कारण ये अत्यधिक मात्रा में इनमें चमक या दीप्ति उत्पन्न होती है। और पांचवी जो अवस्था है बीईसी, यानी कि वायुमंडल का 1 लाख घनत्व भी गैस को इकट्ठा करने के उपरांत उसको संरक्षित किया जाता है और उसका एक भाग होता है जो भाग बीईसी कहलाता है। ये बीईसी का जो पूरा नाम है वो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाता है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है। ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका सिलेबस का जो रूपांतरण है इसके आधार पर जितना भी मैं होमवर्क वाली जो बात आती है, तो जितना मैंने ये आपको कंप्लीट क्लियर कराया है, आप लोग इसको एक बार जरूर देखें और देखने के उपरांत इसका शेयर करें, कमेंट करें। विद्यालय के YouTube चैनल संत कृपाल सीनियर स्कूल पर जाकर के इनको देखें। धन्यवाद।